आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो न केवल भारत के इतिहास बल्कि पूरी दुनिया की संस्कृति और धर्म के लिए अहम है। धरती का वह टुकड़ा जिसने एक ऐसा युद्ध देखा जो अपने पराये से परे धर्म के पक्ष में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र, यह वही भूमि है जहां महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था और यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ के 48 तीर्थ स्थल, जलाशय और मंदिर महाभारत के युद्ध और उससे जुड़ी विभिन्न घटनाओं की यादें संजोए हुए हैं। आज हम अपने बुक्का फैला पर इन्हीं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र ने भारतीय इतिहास को आकार दिया और कैसे आज भी लोगों के दिलों में एक खास स्थान रखता है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पानीपत से कुरुक्षेत्र लगभग पड़ता है 60 किलोमीटर के आसपास, और अगर आप दिल्ली से आओ तो दिल्ली से ये लगभग पड़ जाता है 160 किलोमीटर के आसपास। तो बहुत ज़्यादा लंबा दूर नहीं है, ड्राइव नज़दीकी है। और अब तो इतने बढ़िया जो है हाईवे तैयार हो गए। ये जो अपना NH44 है, NH44 पूरी तरह से फ्लाईओवर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। पहले जैसा नहीं है कि बीच में आपको फ्लाईओवर से उतरना पड़ता था। अब तो आप डायरेक्ट दिल्ली से चढ़ो, सीधा फ्लाईओवर के रास्ते से होते हुए सीधा कुरुक्षेत्र पे ही लैंड करना है। तो अब तो रास्ता बहुत आसान हो गया है। पानीपत से तो लगभग 1 घंटे के आसपास का रास्ता है। दिल्ली से हो सकता है आपको 2.5 घंटे के आसपास लग जाए अगर आप किसी जाम वगैरह में ना फंसे तो। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं घर से चला था 10:40 पे। इतना आराम से मैं इसीलिए निकला था क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, और मैं इवनिंग तक भी, रात तक भी आ जाऊँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा है यहाँ पे। रास्ता जो है बिल्कुल NH44 इतना कमाल है ना, मतलब मेरा तो लगभग हफ्ते में 3 दिन का चक्कर ही है क्योंकि मैं करनाल हफ्ते में 3 दिन अप डाउन करते रहता हूँ। आज तो मेरा हेलमेट इतना ज़्यादा भारी लग रहा है मुझे। अब हेलमेट भारी लगने का वजह क्या है, एक तो गोप्रो है 1600 ग्राम का, तो खुद ये हेलमेट ही है। अब 1600 ग्राम के हेलमेट के साथ लगभग ज़्यादा नहीं कहूँ तो 400-500 ग्राम के आसपास का तो मेरा गोप्रो भी है। शायद उसका वेट ज़्यादा ही होगा, मैंने अभी वेट किया नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही होगा, फ़ोन से तो भारी है। और फिर मैंने इंटरकॉम भी लगा रखा है। अभी रिसेंटली मैंने इंटरकॉम भी परचेज़ किया था, तो इंटरकॉम भी लगा हुआ है, तो उसका भी वेट जो है हेलमेट के ऊपर पड़ रहा है। तो नियर अबाउट ले दे के जो है 2 किलो के आसपास का है वो जो वेट है, मैं अपने सर के ऊपर लेके अपनी राइड कर रहा हूँ। तो भाई हैवी तो लग रहा है, भारी तो है। और आप लोगों के पास जो भी बाइक है या जो भी आप बाइक लेना चाह रहे हैं उसका नाम कमेंट में ज़रूर करना शेयर मेरे साथ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का आपकी बाइक के साथ कितना प्यार है, क्योंकि भाई देखो जो भी अपने सब्सक्राइबर हैं जो ये चैनल देखते हैं वो मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर भी वो चीज़ है कि हाँ हम लोग भी राइड करें, है ना। ड्रीम भैया आपका और मेरा ड्रीम सेम ही है ना। तो अपने अपने बाइक का नाम जो है कमेंट में ज़रूर शेयर करना। आपने उसका क्या नाम रखा वो भी बताना। जैसे ये अपना है बुक्का फैला, जानते ही आप लोग, तो आप भी अपने अपनी बाइक का नाम जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। और ये हम लोग आ गए हैं करनाल के अंदर। व्हाट अ ग्रेट ऊंचाई। पन्नी थी, पन्नी पन्नी पन्नी। अभी उड़ते हुए अगर बिल्कुल सामने आ जाता ना तो कैमरा भी ब्लॉक हो जाता, शीशा भी ब्लॉक हो जाता भाई साहब। अब तो ऐसी चीज़ों के आगे पीछे चलने से ना बहुत डर लगता है, क्योंकि ना ये इस पूरे रोड पर ये चलते रहते हैं। किसी में फ्यूल होता है, किसी में मतलब पेट्रोल होता है, डीजल होता है, गैस होती है। इन लोगों को अपने ना लेन के अंदर ही चलना चाहिए। ये चीज़ एक
हमेशा होनी चाहिए। अपना थोड़ा ध्यान से चलें, इन चीज़ों से बचकर भी चलें हमेशा। जैसा भी मौका लगे इन चीज़ों को क्रॉस कर लेना चाहिए, जल्दबाजी ना करें, आराम से। ये आ गए हम लोग करनाल के अंदर। धान का कटोरा करनाल, धान का कटोरा। करनाल अपने ना बासमती चावल के लिए जाना जाता है पूरे भारत में ही। बहुत चावल जो है यहाँ से, बासमती चावल खासकर, वो एक्सपोर्ट होता है। इसको धान का कटोरा भी बोलते हैं। हीरो बाउल ऑफ राइस, कोरियन वाला नहीं, सुशी क्या बोलते हैं इसको, सुशी। ये तो दिक्कत वाली बात होगी भाई, मैं अपना वॉलेट घर भुलाया हूँ और उस वॉलेट के अंदर मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, बुक्का फैला की आरसी, इंश्योरेंस और पोल्यूशन सब के सब घर रह गए। मैं इस टाइम रोड पर चलता रहा हूँ बिना किसी डॉक्यूमेंट के, और अगर बाय चांस किसी पुलिस वाले ने भैया पकड़ लिया तो भैया बसूड़ी पड़ जाएगी। अरे यार देखो, दिमाग नहीं काम किया, बस कोई पकड़े ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, हरियाणा में कोई इतनी जल्दी पकड़ता नहीं है हरियाणा के नंबर को देखते हुए, लेकिन भैया कुरुक्षेत्र है तो वैसे उम्मीद है मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन यार ये तो ना बस गलती हो गई, और गलती भी इसीलिए होगी। चक्कर क्या है कि मेरे पास है 2 वॉलेट, एक वॉलेट में मैं अपना पैसा वगैरह रखता हूँ और एक वॉलेट में मैं अपनी आईडी वगैरह रखता हूँ सारी। तो वो जो आईडी वाला वॉलेट है वो घर पे रह गया, और वापस लेने में नहीं जा सकते। इतनी दूर वापस लेने जाएंगे, इतने में तो कुरुक्षेत्र आ जाएगा। आईडी कार्ड भी नहीं है क्या मेरे पास कोई? मेरे नहीं, आधार कार्ड है सिर्फ आधार कार्ड है मेरे पास बस, और कुछ भी नहीं है। अब ये जो कर्णेश्वर महादेव मंदिर है जो वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ये भी एक बढ़िया मंदिर बना हुआ है, पूरा का पूरा जो है वाइट मार्बल के साथ बना हुआ है मंदिर। और इस मंदिर की खास बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरे को है इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर रखा हुआ है राम सेतु का एक पत्थर जो पानी में तैरता है। मैं गया था, बहुत टाइम पहले गया था, लेकिन तो जब मैंने पहली बार देखा था तो यार मैं अचंभित था कि इतना भारी पत्थर मतलब कैसे रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने छुआ है उस पत्थर को बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब ये मंदिर ओपन हुआ था स्टार्टिंग में बिल्कुल उस टाइम पे वो जो पत्थर था वो पत्थर बंद नहीं था, मतलब एक सिर्फ पॉन्ड के अंदर रखा, पॉन्ड मतलब सॉरी जो ग्लास का बना के ना एक एक्वेरियम टाइप सा, उसके अंदर उसको रखा हुआ था और उसको जो है कोई भी छू सकता था। तो मैंने छू के देखा था और मैंने उसको डुबा के भी देखा था, तो वापस ऊपर की तरफ आ रहा था। और जब मैंने बाहर निकालने की कोशिश की थी ना तो वो बहुत भारी था भाई। अब तो शायद उसको हर जगह पर मतलब छूने नहीं दिया जाता, अलाउड नहीं किया जाता शायद। तो हमारी किस्मत में था तो भाई हम लोगों को छूने को मिला। कभी अगर मौका लगे आपका तो वापसी की तरफ जब भी आप पहाड़ों से आए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जब कभी भी आप उधर चंडीगढ़ या पहाड़ों की तरफ से आएँ, अगर मौका लगे तो कुछ मिनट देके जाइएगा यहाँ पे और देखना अगर आपने कभी राम सेतु पत्थर नहीं देखा है तो। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। कुरुक्षेत्र को आप लोग कई तरीके से घूम सकते हो। अगर आज मैं अपने हिसाब से बताऊं कि मैं कैसे घूमने वाला हूं, तो मैं यहाँ सबसे पहले जाऊंगा कुरुक्षेत्र के बिल्कुल एंड पॉइंट पे, यानी कि मैं सबसे पहले जाऊंगा ज्योतिसर। पहले ज्योतिसर बिल्कुल लास्ट में पड़ जाता है, पहले मैं ज्योतिसर कवर करूंगा और फिर बाकी का चीज़ हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बिल्कुल दूर वाले पार्ट हैं पहले उनको कवर कर लेंगे, क्योंकि शाम तक आते आते ब्रह्म सरोवर अगर मान लो शाम भी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब जो है बहुत अच्छा जो है व्यू बनता है ब्रह्म सरोवर के आसपास। अगर आप मेन वाले रोड से जाओगे, जो पिपली वाला जो मेन रोड है, वहाँ से आप मेन सिटी के बीच में से निकलोगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया हो जाता है। अब ये सीधा जो है मेन हाईवे पे जाके मिल जाएगा जो हमको लेके जाएगा ज्योतिसर। ज्योतिसर बेसिकली एक गांव है वहाँ पे, और उस गांव के बिल्कुल बाहर वाला जो चौक चौराहा होता है वहीं पर बना हुआ है अपना गीता मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। 1 डे का बहुत बढ़िया टूर करना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप लोग जो है रूट को फॉलो करना। कुरुक्षेत्र में एंट्री करने के बाद सबसे पहले आप लोग चले जाना ज्योतिसर। ज्योतिसर में आपने देखना है गीता मंदिर। वहाँ से वापसी में आपको जाना है यूनिवर्सिटी।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देखना है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ेगा जो धरोहर म्यूजियम है, वो म्यूजियम देखना। धरोहर म्यूजियम देखने के बाद आपने वापस की तरफ आना है और आते आते चले जाना है अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर अगर जाना चाहो तो जाना, स्किप करना चाहो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अभिमन्युपुर से जब आप वापस आओगे तब आप देखना ब्रह्म सरोवर। फिर ब्रह्म सरोवर को देखने के बाद आप चले आना शेख चिल्ली के मकबरे की तरफ। फिर आप शेख चिल्ली के मकबरे जाना और शेख चिल्ली के मकबरे को देखने के बाद वापसी में आप लोग जो है संग्रहालय हो गया, पैनोरमा हो गया, है ना, या सन्निहित सरोवर हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग वापसी में देख सकते हैं। तो ये जो रूट प्लान है सबसे बढ़िया प्लान बनेगा आपके लिए। कुरुक्षेत्र के अंदर ना इतना ज़्यादा जो है रिलीजियस कल्चर है, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा टेम्पल्स वगैरह हैं। एक ना एक दिन ऐसा पक्का है होगा कि कुरुक्षेत्र को खासकर हरियाणा की रिलीजियस कैपिटल ना बना दिया जाए। इतना ज़्यादा जहाँ यहाँ पर ना मतलब इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया गया है मंदिर वगैरह को लेके, इवन इस्कॉन टेम्पल तक है यहाँ पे। और हो भी क्यों ना भाई, होना भी चाहिए कुरुक्षेत्र के अंदर ये सब। आखिर गीता का उपदेश जो है वो इसी धरती के ऊपर दिया गया है। गीता ज्ञान संस्थानम, गीता ज्ञान संस्थानम, ये भी सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो ही रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से 18 मंजिल का एक मंदिर भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। शायद उसकी भी कंस्ट्रक्शन अभी चली रही थी लास्ट टाइम पे जब मैं उसमें आया था, क्या बोलते हैं, गीता जयंती महोत्सव में आया था तब। भाई साहब ये जो एरिया है ना, ये जो कुरुक्षेत्र है, इतना जगमग हो जाता है, इतना जगमगाता है, मतलब मज़ा ही आ जाता है देख के। देखो अभी मैं बात कर ही रहा था, और ये है वो 18 मंजिल का मंदिर। हरिद्वार में मैं गया हूँ एक सबसे ऊंचे मंदिर के अंदर, जो कि भारत माता मंदिर है, वो 7 इमारत है उसके अंदर टोटल, मतलब 7 फ्लोर है। ये उससे भी बहुत बड़ा है, 18 मंजिला। और मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ है ब्रह्म सरोवर। ये पीछे की पूरा का पूरा जो है ब्रह्म सरोवर का कंपाउंड है। इसको वापसी में आते हुए देखेंगे हम। ये है यूनिवर्सिटी का 3rd गेट, और इस यूनिवर्सिटी के 3rd गेट को क्रॉस करते ही यहाँ पर आता है कि ये तिराहा आता है, और इस तिराहा से ज्योतिसर पड़ता है 5 किलोमीटर दूर राइट साइड में। हमको राइट साइड की तरफ ही जाना है यहाँ से। अच्छा ये इस्कॉन टेम्पल है, हाँ ये इस्कॉन टेम्पल है भाई, अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे। और ये देखो भाई साहब क्या बड़े बड़े घोड़े बनाए हैं यार, बेहतरीन। भाई महाभारत अगर देखना है तो कुरुक्षेत्र आना ही पड़ेगा, कुरुक्षेत्र में ही है सब कुछ। ये है ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र का वो पावन तीर्थ स्थल जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और श्री गीता का उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आवश्यकता क्या पड़ी? एक्चुअली युद्ध में हुआ क्या था, जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरे रथ को युद्ध के बिल्कुल बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि जिन बंधु बांधवों के साथ मैं युद्ध करना चाहता हूँ वो कितनी तैयारी में सज धज कर आए हैं। और जब उनको देखा तो उसके बाद जो अर्जुन थे वो भाव विभोर हो गए और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस द्वंद्व को खत्म करने के लिए धर्म अधर्म के बीच का जो फासला था उसको दर्शाने के लिए, एक क्षत्रिय की क्या नीति है उस नीति को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया था। और गीता का उपदेश देने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरती के ऊपर अपना विराट स्वरूप लिया था, और जिसकी एक प्रतिमा आज हम लोगों को यहाँ इसी जगह पर देखने को मिलती है। बहुत भव्य प्रतिमा जो है यहाँ पर बनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण के जो विराट स्वरूप के जो साक्षी रहे हैं वो अर्जुन जी थे। अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी
भगवान श्री कृष्ण के जो है विराट स्वरूप के दर्शन किए थे, उसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का साक्षी रहा है ये सामने आप जो वट वृक्ष देख रहे हैं। ये वट वृक्ष कहा जाता है, महाभारत के समय से ही यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ हनुमान जी जो कि अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज के रूप में विराजमान थे, तो इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन भी किए थे। इस जगह पर पहले ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरोवर हुआ करता था, आज उस सरोवर को खत्म कर दिया गया है और उस सरोवर की बजाय यहाँ पर 7 अलग अलग म्यूजियम वाली बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, जिसकी वजह से आज ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप सा भी लगने लगा है। इसमें गलत नहीं कहा जाएगा कि जो नेचुरल चीज़ है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। और जो गेट है वो गेट भी वहाँ से एंट्री कर दी गई है। उस गेट से एंट्री करके जब आप ज्योतिसर के मंदिर में आते हो तो बिल्कुल लास्ट में जाके जो एक्चुअल जो प्लेस है वो बिल्कुल लास्ट में जाके पड़ता है। तो अगर आप जब कभी भी ज्योतिसर आए या कुरुक्षेत्र आए तो ज्योतिसर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यही मेन सेंटर है महाभारत का, महाभारत के युद्ध का, या फिर कहा जाए तो श्री कृष्ण और उनके दिए हुए गीता के उपदेश का। तो जी हमने ज्योतिसर तीर्थ को देख लिया है और ज्योतिसर तीर्थ को आपको देखने में जो है आधे घंटे के आसपास ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं यहाँ पे। और अब वैसे तो हमें बहुत ज़ोर की भूख भी लगी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक बार यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा पहले भीष्म कुंड। और भीष्म कुंड वो जगह है जहाँ पर अर्जुन ने अपने तीर से पानी की धारा निकाल के भीष्म पितामह को पानी पिलाया था। तो हम लोग अभी चल रहे हैं भीष्म कुंड, उसके बाद हम देखते हैं खाना कहाँ खाया जाए। भीष्म कुंड जो है वो ज्योतिसर से सिर्फ लगभग 3 किलोमीटर के आसपास ही है। देखना कितना शानदार यार, पूरी ना वो बनाई है शेप इसकी, क्या बोलते हैं उसको, रथ की शेप बनाई है। आगे घोड़े हैं, पीछे पहिए भी बनाए इन्होंने बिल्डिंग के अंदर पहिए बना दिए। गजब की कारीगरी है, गजब की कारीगरी। और एक गांव टाइप सा कुछ एरिया है। एक्चुअली क्या है, जो कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो 48 कोस में हुआ था। और जो ये 48 कोस में जो युद्ध हुआ था, इसमें अलग अलग इवेंट अलग अलग जगह पर हुए हैं। तो भैया इधर उधर तो दौड़ना पड़ेगा हर पॉइंट को देखने के लिए। और ये आ गया जी महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पितामह मंदिर नरक अतारी। हाँ लगा दे, ये है ना जगह, यहाँ लगाएंगे। और ये लग गई जगह। अच्छा, इस गांव का नाम है नरक अतारी, कुरुक्षेत्र। चलो, ये है वो कुंड। अच्छा, यहाँ पर ये भीष्म पितामह जो है वो शैया पर लेटे हुए हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इसको सामने से जाके कैप्चर करता हूँ ताकि आपको व्यू देखने को मिले। मंदिर भी है, अगर आप आना चाहो तो मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो अंदर आके। मैं सिर्फ यहाँ पर कुंड को ही देख के वापस जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं हर एक मंदिर देखने लगा तो मैं एक दिन में तो पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन। गोप्रो में अगर वीडियो अच्छी नहीं आ रही हो तो एक काम करता है, इसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये 3 इसे तो यहाँ पर भीष्म पितामह जो है वो तीरों के शैया पर लेटे हुए हैं और उनको प्यास लगी थी। तो यहाँ पर अर्जुन ने अपने तीर से यहाँ पर ये पानी की धारा निकाली थी और इस पानी की धारा से निकलते हुए पानी से भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई थी। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं तो जो ये बीच में ये पतली सी धारा बना रखी है, सीधे भीष्म पितामह के मुंह में पानी की धारा गई हुई है। मतलब इतने जो है बढ़िया तीरंदाज थे अर्जुन। तो जो यही है बस भीष्म कुंड। यहाँ पर आप आना चाहो तो आ सकते हो और स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से बिंदकर घायल भीष्म पितामह जब रथ से
पृथ्वी पर गिर पड़े तो ऐसा लगा कि वह बाणों की शैया पर विश्राम कर रहे हों। पाँच मिनट यहाँ के लिए बहुत है। 5 मिनट में आप यहाँ पर दर्शन करके और मंदिर में जाना चाहे तो मंदिर में जाके अपने आगे वापस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। यहाँ से निकल के हम लोग अभी सीधा चलने वाले हैं यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या है, धरोहर म्यूज़ियम, उस म्यूज़ियम को देखना है। अगर आप चाहे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को थोड़ा और ज़्यादा घूम सकते हैं। अपना मेन पर्पस है धरोहर म्यूज़ियम देखना, लेकिन उसके पहले हमें खाना है खाना। बड़ी ज़ोर से लगी है भूख। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो खाना खाने का सेट हुआ है सिस्टम ये कि हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंटीन वगैरह है वहीं से कुछ खाएंगे। अभी देखते हैं कि अंदर अगर थाली मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलती है तो कैंटीन में जो भी वही पैटीज वगैरह जो भी आइटम होगी वही खाएंगे और चल पड़ेंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हम आ गए हैं अंदर। बेहतरीन। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर कैमरा वगैरह अलाउड होगा या नहीं होगा। हम इसको बंद कर देंगे कैमरे को अगर यहाँ पर अलाउड नहीं हुआ तो। भाई पुलिस वालों ने रोका तो नहीं, लेकिन देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि रोक लेंगे। चलो, अपने को जाना है धरोहर म्यूज़ियम और उससे पहले कैंटीन के अंदर। कैमरा शायद अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पे। चलो कोई नहीं, देखेंगे क्या होता है। कौन कौन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है कमेंट कर ज़रूर करना भाई। कोई कैंपस से पढ़ा है तो ज़रूर। तो यही मार्केट में देख लेते हैं कुछ। कहाँ है गोपाल कैंटीन? वही गोपाल कैंटीन, बस ठीक है, यहीं लगा लेते हैं पार्किंग। और क्या, अरे कुछ तो मिलेगा खाने का, कुछ तो होगा ही। लो जी, चाइनीज़ वाला खाना हम लोगों ने खा लिया और ये लौंडे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम लोगों ने जाना है धरोहर। क्या इस यूनिवर्सिटी में हम लोग अकेले हैं जो हेलमेट लगा के घूम रहे हैं? है ना? हमारे पास रखने की जगह नहीं है ना इसलिए। अगर रख भी लेंगे तो फिर रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मैं तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगा ना रास्ता। कहाँ गया यार? अब तो मुझे पूछ लेना चाहिए भैया ये धरोहर किस तरफ है? पीछे कौन से रास्ते से जाएं? ये चौक नहीं है, हाँ जी सीधे चले जाइए। ठीक है। ये इस चौक से मुड़ेगा ना, आगे एक चौक आएगा, उससे आगे एक बड़ी सी तगड़ी थिएटर है, थिएटर अच्छा जी, के साथ में, ठीक है। वहीं पे धरोहर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी मेहनत के साथ एंड शिद्दत के साथ हमको एड्रेस बताया। भैया ने दोनों हाथ खोलकर हमें रास्ता बताया। बस मुंह नहीं खोला। वो नहीं हुआ था हरिद्वार में, आंटी ने मुंह नहीं आंटी से जब हमने एड्रेस पूछा आंटी ने मुंह नहीं खोला। और पीछे गाड़ी आ रही है, गाड़ी को हम लोग जा रहे हैं। एक और कमांडो सैंड, क्या बात है। तो ये है सामने धरोहर। वाह जी वाह, पहुंच गए हम लोग धरोहर म्यूज़ियम में। ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम है भाई, इससे बेटर म्यूज़ियम मैंने आज तक नहीं देखा कभी, है ना शीना? बहुत शानदार म्यूज़ियम, बहुत शानदार म्यूज़ियम। हरियाणा की धरोहर है। हरियाणा की धरोहर है। अच्छा ये भी है ना, हम चीज़ें पहचानते हैं हरियाणा वाली। कहाँ लगा दे, कहाँ लगा दे, कहाँ लगा दे? यहाँ लगा दे, छाँव में लगा देते हैं, गिलहरी के पास। ओ गिलहरी गिलहरी। वो भागी, वो भागी, वो भागी, वो भागी।
कैमरा भी है साथ में। लो सर, 200 रुपये लूज लीजिए। थैंक यू सर। एंट्री टिकट 50 रुपये कैमरा भी खरीद दिया हमने पहली बार। ये जो धरोहर म्यूजियम है ये बेसिकली हरियाणा की संस्कृति को समर्पित है। इस पूरी गैलरी के अंदर हमारे हरियाणा के जितने भी दिग्गज पॉलिटिशियंस हुए हैं उन सारे पॉलिटिशियंस की जो पिक्चर्स इस दीवार के ऊपर डेकोरेटेड है। धरोहर का जो पहला ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये जो एक रूम है, ये रूम पूरी तरह से डेडिकेटेड है मेजर नितिन बाली जी को। मेजर नितिन बाली जी 28 साल के एक नौजवान जो 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच में बटालिक और कारगिल का वॉर हुआ था, उस कारगिल वॉर में बर्फानी जो चौकी थी, सीमा चौकी, उस सीमा चौकी के ऊपर शहादत देने वाले पहले भारत के सैनिक थे। ये जो म्यूजियम है धरोहर, ये धरोहर म्यूजियम बेसिकली हरियाणा की पूरी संस्कृति और कल्चर को समर्पित है और हरियाणा के कल्चर के साथ संस्कृति के साथ जुड़ी हुई यहाँ पर ढेरों चीज़ें हैं जो कि खासकर लोगों ने डोनेट की है। और ये वीडियो में जिस आईने के अंदर बना रहा हूँ वो आईना भी डोनेट किया हुआ है और इस आईने को डोनेट किया है कुंजपुरा के नवाब। ए ताई 2 रोटी मेरी भी पौधे न, भूख लग रही। ये बेसिकली क्या है, हरियाणा के जो किचन हुआ करते थे पुराने टाइम में उस पूरे के पूरे किचन का एक एक डेमो बना रखा है यहाँ पे जिसमें अलग अलग चीज़ें करती हुई लेडीज दिखाई दे रही हैं। मतलब कितना हरियाणा का कल्चर यार, कितना है ना। ये सारी चीज़ें गांव में होती थी, शहरों में तब गोलमोल हो गया सब कुछ। इसमें ये यहाँ पर अलग अलग तरह के जो बड़े बड़े गिलास रखे हुए हैं, सारी की सारी जो मेरे पीछे हैं ये सारी रिडकनी है, इनको रिडकनी बोलते हैं। लस्सी, घी, मक्खन निकालने के लिए यूज़ की जाती है। ये वही रामू काका के लालटेन है जो रामू काका हर भूतिया फिल्म के अंदर लेके आते हैं। मतलब इस म्यूजियम के अंदर छोटी इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो ये जो है ये लकड़ी का बना हुआ पालना है। ये है पूरे 16 श्रृंगार करे हुई हरियाणा की महिला की एक प्रतिमा। क्या बोलते हैं ना इसको बोलते हैं बीजना। पंखा जलने के काम आते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे पंखे। ये छाछ होता था ना, छाछ का बना हुआ है। ये एक खटोला जेल के बाहर। माफ करे ताऊ जी, मैंने आपको ध्यान नहीं दिया। हुक्का गुड़गुड़ करते हुए ताऊ जी चिलम भरने की आपकी। अब मैंने अपने दादा की चिलम बहुत भरी। देखो हाँ, मतलब लिखा गया, मतलब ये सारा का सारा बिना गया है। ये देखो भाई साहब कितनी बेहतरीन तरीके से बिना हुआ है। मतलब एक पूरा ना अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है धरोहर म्यूजियम के अंदर। इतना सारा कुछ हरियाणा के कल्चर से मतलब जुड़ा हुआ आइटम है यहाँ पे। हम तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा शूट करेंगे, बाकी आप लोग आके जरूर देखना। तब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे। इस धरोहर म्यूजियम में आने के बाद एक चीज़ तो होती है कि हम लोग जिन अपने गांव की चीज़ों को भूल गए हैं, आज के टाइम पे हम लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। तो किसी को अपनी जो मेमोरी ताज़ा करनी है, रिफ़्रेश करनी है, अपने गांव की, अपने बचपन की यादें ताज़ा करनी है, तो धरोहर म्यूजियम में ज़रूर आएँ। और हरियाणा के यहाँ तो पक्का ही आएँ। अब बाकी कल्चर के लोगों को अगर हरियाणा के कल्चर को अच्छे से समझना है, हरियाणवी लोगों के बारे में अच्छे से जानना है, तो ये एक लोकेशन ऐसी है, एक ऐसा म्यूजियम है जो 100% जो है वर्दी है। इसको विज़िट करना बनता ही बनता है। अगर किसी को भी हरियाणा का कल्चर देखना है ना, तो हरियाणा का कल्चर देखने के लिए इससे बेस्ट प्लेस कोई नहीं हो सकता। एक ही छत पर, एक ही ग्राउंड के पास आप हरियाणा के कल्चर को पूरी तरह से अच्छे तरीके से रिवाइव कर सकते हैं कि हरियाणा का जो गांव होता है वो अपने कल्चर को कैसे संजो के रखता है। हर की भूमि हरियाणा, जिसका संस्कृति का इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुराना है। और ये है वो हरियाणा की संस्कृति। और इस वाले पोर्शन के अंदर हम लोगों को बेसिकली जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो जो चीज़ें काम होते थे उन सारे
काम को करने वालों की दुकानें, और ये इतनी अच्छे इतने सटीक तरीके से बनाई हुई है ना, मतलब कमाल ही हो जाता है। यह है ठठेरा। ठठेरा यानी कि बर्तन बनाने वाला। अब आप देखो, कोई दूर से अगर इनकी सिर्फ फोटो खींच ले तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये मूर्तियां हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल जीते जागते इंसान यहाँ पर बिठा रखे हैं। और यहीं पर मैं आपको दिखाऊं, ये है सुनार की दुकान, गोल्ड स्मिथ की दुकान। और इस सुनार की दुकान पर काम करता हुआ सुनार भाई। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी पलटेगा और अभी ये हमसे पूछेगा, हाँ भाई क्या बनवाना है। और ये है मनियारे की दुकान। मनियारा यानी कि जो चूड़ियां का काम करता है, चूड़ियां बनाता और बेचता है। ये है छाछ बनाने वाले की दुकान। और ये है यज्ञशाला, और इस यज्ञशाला के अंदर फोटो नहीं है, ये वीडियो ही है। और मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये मूर्तियां हैं सारी की सारी, असली इंसान नहीं है। इतने सटीक और इतने मतलब बेजोड़ कलाकारी के साथ बनाने वाले ने इतनी अच्छी मूर्तियां बनाई हैं, इतने बढ़िया स्कल्पचर तैयार किए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सामने बिल्कुल जिंदा इंसान बैठे हों। कितनी कुछ पहले जो चीज़ें हुआ करती थी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हो जाती थी। आज क्या है, बटन दबाया मोटर चालू, पानी आ गया। मेहनत तो लगती थी, फिजिकल जो है एंड्योरेंस भी बना रहता था और चीज़ों में मन भी लगता था। अब सब बोरे हो गए। लो जी, हमने घूम लिया धरोहर म्यूज़ियम और अब हम लोग जा रहे हैं शेख चिल्ली का मकबरा देखने। जल्दी से पहुंचते हैं क्योंकि 5 बजे हो जाता है वो बंद, और बज गए लगभग 4 के आसपास। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय धन्यवाद। चलो जी, यूनिवर्सिटी को टाटा बाय बाय करते हैं। और हम लोग इसी गेट से बाहर निकल जाएंगे। शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो बेसिकली हर्षवर्धन के किले के पास बना हुआ है, जो रूलर रहे थे थानेसर के बहुत टाइम पहले, राजा हर्षवर्धन। और फिर बाद में उन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसको कन्नौज को बना लिया था, फिर वो यहाँ से छोड़कर चले गए थे। तो उन्हीं हर्षवर्धन का किला और शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो साथ साथ ही है। और ये जो नाम है शेख चिल्ली, ये शेख चिल्ली नाम आप लोगों ने शायद कभी ना कभी सुना भी होगा। शेख चिल्ली के जो किस्से हैं वो काफ़ी मखौलिया मजाकिया किस्से हुआ करते थे। और शेख चिल्ली को एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि माइंडलेस, मतलब एब्सेंट माइंडेड पर्सन जिनको कहा जाता है, वो माना जाता था उनको, कि मतलब दिमाग यूज़ ही नहीं करते थे वो अपना, और सारा दिन जो है वो ख्याली पुलाव में रहा करते थे। तो एक फोक हीरो के तरीके से जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ गलियों वलियों के अंदर से जाके ही हम लोग शेख चिल्ली के मकबरे तक पहुँच पाते हैं। अच्छी बात क्या है कि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर के आसपास ही है। यहाँ पर एक ज्योतिसर है जो थोड़ा दूर पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो 2-3 किलोमीटर के अंदर की रेंज के अंदर ही है सारी की सारी कुरुक्षेत्र की। तो अगर आप बिल्कुल सुबह टाइम से आओगे तो परफेक्ट रहे। बिल्कुल हम तो आए ही लेट थे, हमको तो यहाँ पर पहुँचते 12-12:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। हम आराम से आए थे, लोकल नज़दीक से है ना, तो सारी चीज़ों को देख चुके हैं। और आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को देखने के लिए अच्छा टाइम चाहिए होगा, तो आप आराम से आएँ, अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाएँ तो रात तक जो है वो आप इजीली अपने टूर को पूरा कर सकते हो। वन डे इनफ है कुरुक्षेत्र के लिए। इस सड़कों पे ना बाइक जो है ना उसके अंजर पंजर ढीले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बस यही कुछ बातें होती हैं अपनी बाइक को बचा के रखने की ना, कहीं नहीं जाती बाइक,
सालों साल कहीं नहीं जाती, मेंटेन करने का तरीका होना चाहिए। ऊपर जो बड़े बड़े यहाँ पे 2 टॉम बने हुए हैं ना, वो वहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आता है। अभी हम लोग जब ऊपर चलेंगे ना टॉम पे, तब मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, कबूतर वगैरह उड़ते रहते हैं। अभी तो थोड़ा सा अंधेरा सा भी होने लगा है, क्योंकि है ना 4:15 बजे का टाइम हो गया है। मेन यही है बस। एक अब जो है एक कृष्ण संग्रहालय है, उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से। और वो तो है ना, मतलब कोई हिस्टोरिकल फैक्टर वाली चीज़ नहीं है, वो तो जस्ट एक म्यूज़ियम है। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा साइंस म्यूज़ियम है। हमारे पूरे हरियाणा का ये कर दो, हरियाणा में बहुत अच्छा शानदार म्यूज़ियम है वो, जिसके अंदर साइंटिफिक चीज़ें बहुत सारी हैं। तो ये आ गया हमारा शेख चिल्ली का मकबरा, और इसके पीछे जुड़ता हुआ है हर्ष का किला। चलिए बाइक अंदर कर देते हैं पार्किंग में, और ये आ गई पार्किंग। हाँ, यहीं से टिकट है और वहीं से एंट्री है, तो बाइक को थोड़ा सा हम यहीं पर लगा देते हैं। कबूतरों से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। शेख चिल्ली के मकबरे की टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन तरीके से करना पड़ेगा। QR कोड स्कैन करना है, और इस QR कोड को स्कैन करने के बाद लिंक आएगा, और उस लिंक से आप अपनी जो है टिकट बुक कर सकते हो। 4:30 हो गया, 5 बजे बंद होने का टाइम है हम लोग, और इस टाइम हम लोग जो अपनी टिकट बुक कर रहे हैं। 20 रुपये पर पर्सन की टिकट है, और इसमें जो है हमने 2 टिकट करी है। तो इस तरह से आ रहा लिखा हुआ 2 टिकट हैं 19 फरवरी 2025 के आफ्टरनून को, और ये होगा 40 रुपये किराया। अभी हमने कर दिए 40 रुपये, प्रोसीड टू पे। अच्छा, ये रेड सैंडस्टोन में नहीं है, ये बना हुआ है थोड़ा सा पीले कलर के, थोड़ा सा ब्राउन कलर के बना हुआ है। ये रेड सैंडस्टोन नहीं है। जो पानीपत के अंदर जो अपना किला बना हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने डाली थी, वो तो रेड सैंडस्टोन में था। ये थोड़ा सा येलो सैंडस्टोन के अंदर है। ये है शेख चिल्ली का मकबरा। वहाँ पर है मकबरा, आई गेस वहाँ मकबरा है, और वहीं से नीचे की तरफ रास्ता जाता है, जो कि एक्चुअल में जहाँ पर शेख चिल्ली की कब्र है वो नीचे की तरफ है। जितना दिख रहा है ना, ये सिर्फ इतना ही है। मेन सारा का सारा पूरा पोर्शन ये है। और जो ऊपर की बात करते हैं, तो ऊपर जो हमें सफ़ेद जो ये डोम दिखाई दे रहा है, जो मेहराब दिखाई दे रही है, इस मेहराब के अंदर ही जो कब्र का जो ऊपर वाला हिस्सा वो बनाया गया है। लेकिन एक्चुअल जो कब्र है वो नीचे की तरफ बनाई गई है। ये है नीचे मेन कब्र में जाने का रास्ता। कब्र में जाने का रास्ता मतलब शेख चिल्ली की कब्र तक जाने का रास्ता। कुछ बार शब्द कुछ भी हो मैं नहीं जाते जाती हैं। मैं नहीं जाती। भैया ये अलाउड नहीं है क्या? पहले बताते ना फिर मेरे को। देखो, इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा ब्रह्म सरोवर की तरफ, और ब्रह्म सरोवर में थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक मैंने नहीं पी अब तक, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मैं पी चुकी हूँ एक बार। और फिर खाना वाना खाएंगे। खाना नहीं, अब नहीं, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेंगे। अब तो खाना हमने पानीपत में जाके खाएंगे। और इन सीढ़ियों में से होते हुए हम आते हैं इस बढ़िया शानदार से ऊपर सेंट्रल मेहराब में। और जो ये मेहराब है, ये बनी हुई है येलो बलुआ स्टोन के साथ। दिखाता हूँ आपको, ये है जी शेख चिल्ली के मकबरे की मेन मेहराब।
और यहाँ से हम लोगों को दूर तक नज़र आ रहा जो ये एक टीला है। इस पूरे के पूरे टीले को कहा जाता है हर्ष का टीला। और इस हर्ष के टीले के अंदर कहीं कहीं थोड़े बहुत रिव्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ से अब हम लोग चलेंगे ब्रह्म सरोवर की तरफ और लास्ट स्टॉप वही है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं और कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से और घूमना चाहते हैं तो थोड़ा अगर आप जल्दी टाइम से आ जाना, तो टाइम से आने के बाद क्या होगा कि आप एक कृष्ण संग्रहालय जरूर पड़ता है वहाँ पे, उसको भी जरूर देख के जाएं। वो मस्ट विजिट प्लेस है अगर आपको साइंस म्यूजियम देखना है तो चलिए चलते हैं सीधा यहाँ से ब्रह्म सरोवर की तरफ। तो जी शेख चिल्ली के मकबरे को करके बाय बाय, हम लोग चल पड़े हैं अपने ब्रह्म सरोवर की तरफ, जो होगा कुरुक्षेत्र में हमारा आखिरी स्टॉप। रिलीजियस इंटरेस्ट जिसका बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए तो बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, बहुत सारे मंदिर हैं। ये इस वीडियो में जो हम लोगों ने मेन जो चीज़ें कवर की हैं वो सारी की सारी सिटी की मेन अट्रैक्शंस हैं। और ब्रह्म सरोवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ब्रह्म सरोवर हम लोग दिन में भी जा सकते थे, बिल्कुल पहले भी जा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा दिन का और थोड़ा सा रात का भी व्यू जो है वहाँ से हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, इसलिए मैं इवनिंग का टाइम मैंने चूज़ किया। और वो बिल्कुल लास्ट भी है और वहाँ से जो हाईवे है NH44 है वो बहुत नज़दीक भी है, तो वो लास्ट में ही सबसे बढ़िया कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि हम जितना मर्जी टाइम वहाँ पर स्पेंड करना चाहे उतना टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेस भी तो कहीं धरोहर का रहता था। मैंने तो कर दिया था। कब? यहीं बैठ के? इस हेलमेट में चॉकलेट खाना भी आफत है। गाल एकदम पिचके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं गाल जो है दांतों के बीच में ना जाए। धरोहर कल्चर हरियाणा वाला ही है। एक एक्सप्रेस है। जिस तरह से जब आप हरिद्वार में जाते हैं और हरिद्वार में इतने सारे मंदिर देखने को मिलते हैं ना, सेम उसी तरह से ब्रह्म सरोवर के आसपास भी यहाँ पर मेरे ख्याल से कम जो है 10 से 15 मंदिर तो आराम से होंगे ही होंगे। और जो ये एक मंदिर है, इस मंदिर में अगर आपका मौका लगे तो जाना है। इस मंदिर के अंदर बेसिकली क्या है, जो कौंच पक्षी होता है उस कौंच पक्षी के 5 बच्चे भी जो है महाभारत के युद्ध में बचने वाले मतलब बचने वालों में से थे। एक्चुअली वो बचे कैसे थे, बचने का तरीका ये था कि उनके ऊपर एक घंटी गिर गई थी और उस घंटी के नीचे वो पाँचों के 5 जो है वो बच्चे फंसे रह गए थे, जिसकी वजह से वो बच गए थे इतने भयंकर युद्ध में। अब ये आ गए हैं हम लोग ब्रह्म सरोवर का कौन सा गेट है, और यहाँ पर हमको करनी है अपनी बाइक पार्क। बाइक को हम लोग पार्क करेंगे, यहाँ पार्किंग है तो यहीं पार्किंग में पार्क करते हैं। और मुझे लग रहा है गोलगप्पे देख के शीना मेरे को पीछे से उंगली मार रही है शायद। तीर्थ कोई भी हो, मन को सुकून, आत्मा को शांति जरूर प्रदान करता है। और ब्रह्म सरोवर, जिसका नाम ही ब्रह्मा से रखा गया है, माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया था। और इस ब्रह्म सरोवर के बीच में यहाँ पर बना हुआ है प्राचीन महादेव मंदिर। और इस महादेव मंदिर का कहा जाता है कि ये मंदिर यहाँ पर स्टार्टिंग से ही मौजूद है। बिल्कुल सामने ही यहाँ पर जो है आरती होती है। अभी थोड़ी देर में हम लोग आरती में भी जाएंगे। आरती का जो टाइम है वो बस होने ही वाला है। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर आरती में जाके अंधेरा भी थोड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह थोड़ा सा म्यूजिक भी अभी बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है आरती का, तो इसलिए हम लोग पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो ब्रह्म सरोवर के अगर हम पानी की बात करूँ तो बहुत साफ़ सुथरा पानी है, बहुत साफ़ पानी है। जनरली इतना साफ़ पानी जो है सरोवर के अंदर देखने को नहीं मिलता। मैं पिछले बार के एक्सपीरियंस और अबकी बार के एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो कुरुक्षेत्र के अंदर अब मेंटेनेंस और साफ़ सफाई का जो काम है वो बहुत उम्दा हो चुका है। पहले से बहुत ज़्यादा जो है साफ़ सफाई रख दी गई है कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसी ब्रह्म सरोवर के अंदर
जब गीता महोत्सव होता है इसको पूरा सजाया जाता है। गीता जयंती महोत्सव पूरे 18 दिन चलता है क्योंकि महाभारत का जो युद्ध है वो भी 18 दिन चला था। उसी की तर्ज पर जो है 18 दिन का ये फेस्टिवल होता है, यहाँ पर मनाया जाता है। अभी फिलहाल थोड़ा सा हम लोग समय यहीं पर व्यतीत करेंगे और उसके बाद सीधे यहाँ से चलेंगे हम अपने घर की तरफ।